नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने साइंस दरबार के यूट्यूब चैनल पर आपकी साइंस की क्लासें कंटिन्यू कर रखे थे। कुछ कारणवश आपकी कुछ दिनों के लिए क्लास जो है वो रोक दी गई थी। स्वास्थ्य की वजह से मानो या कोई अन्य कारण मानो, लेकिन अब कंटिन्यू आपकी क्लासें जो हैं इस चैनल पर आपको सुचारू रूप से मिलने वाली हैं। तो विद्यार्थियों, पहली प्राथमिकता तो ये है आपकी कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके सभी मित्र मंडली के पास में क्लास पहुंच जाए। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर जनन तंत्र की चर्चा कर चुके थे। पहले वीडियो में मैंने जनन तंत्र के अंदर किशोर अवस्था तक का वर्णन कर दिया था कि किशोर अवस्था क्या होती है, किस प्रकार से शरीर में युग्मकों का निर्माण होता है, शरीर में शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर के अंदर लैंगिक परिपक्वता आती है। उसके पश्चात सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने नर और मादा जनन तंत्रों के ऊपर डिस्कस कर लिया था। नर जनन तंत्रों के अंदर अपन ने देखा था कि वर्षण क्या होते हैं, अधिवर्षण क्या होता है, शिशन क्या होता है। मादा जनन तंत्र के अंदर अपन ने डायग्राम से मादा जनन तंत्र की संरचनाओं को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। आज के सेशन के अंदर होने वाला है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम अपन मादा जनन तंत्र को कंप्लीट करके उसमें मासिक चक्र को पढ़ेंगे। फिर अपन निषेचन की घटना को पढ़ेंगे और निषेचन के पश्चात जो 9 माह का भ्रूणीय परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को विद्यार्थियों। सर्वप्रथम अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके अंदर अपन ने सबसे पहले एक डायग्राम के स्तर पर अपने चीजों को जानने का प्रयास किया था। इसके अलावा कोशिका है, पाचन तंत्र है, श्वसन है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। इन सभी वीडियोज जो हैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद्यार्थियों, तो उनको भी एक बार आप लोग देख सकते हो, ताकि आपके सुचारू रूप से नोट्स भी बन सके। देखो भाई, अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था कि सबसे पहले अंडाशय ओवेरी उपस्थित होता है, फिर होता है अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब, और ये होता है गर्भाशय यूट्रस, और गिरवा और वेजाइना होती है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अंडाशय के बारे में विद्यार्थियों। तो ये एक जोड़ी होता है, ये होता है भाई एक जोड़ी। ठीक है, एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। मैं दूसरी बात करूं, एक मैं नोट लिख रहा हूं भाई यहाँ पे, और इस नोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, नर शरीर में क्या होता है कि किशोर अवस्था के दौरान, जैसे ही किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, उसमें शुक्राणु निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन महिला शरीर में ऐसा नहीं होता। महिला शरीर के अंदर जो अंडा होता है उसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही हो जाता है। उसकी परिपक्वता जो है वो किशोर अवस्था के दौरान होती है। तो मैं बात करूं भाई, अंडे का निर्माण ये होता है भ्रूणीय अवस्था के दौरान, और अंडे का परिपक्वन, अंडे का परिपक्वन, ये भी कहां होता है भाई? ये अंडाशय के अंदर होता है। एक जोड़ी होते हैं ये, और ये दोनों के अंदर अंडे का मैच्योरेशन जो है वो प्रारंभ होता है किशोर अवस्था के पश्चात। ठीक है, आगे बात करते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, और इसमें से अपने को एक महत्वपूर्ण जो 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसका मध्य भाग होता है, इसको कहा जाता है एम्पुला। और एम्पुला जो होता है इसको हिंदी में लिखा हुआ है भाई एनसीईआरटी में तुम्बिका। इसके अंदर निषेचन की घटना कंप्लीट होती है। जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहां कंप्लीट होता है भाई? वो होता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर विद्यार्थियों। इसके पश्चात अपन बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय की 3 परतें या 3 भित्तियां होती हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम। इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है भाई, ये सबसे आंतरिक परत होती है। और जब महिला शरीर के अंदर मासिक चक्कर आता है, तो मासिक चक्र के दौरान ये एंडोमेट्रियम ही सर्वप्रथम नष्ट होती है। आगे और बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अपन बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अंडे का निर्माण कहाँ होता है, निषेचन कहाँ कंप्लीट होता है, वेजाइना जो होती है वो कौन सी संरचना होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अपन आगे और बढ़े, तो ये सारे के सारे जो मैंने नाम बोले ना भाई, ये सारे के सारे मादा जनन तंत्र के आंतरिक भाग थे। मैं बात करता हूं बाह्य संरचनाओं की, बाह्य संरचनाएं।
भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बाह्य संरचनाएं कौन कौन सी होती है। तो बाह्य संरचनाओं की बात की जाए भाई सबसे पहले, तो बाह्य संरचनाओं के अंदर सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक गद्दीनुमा संरचना होती है, जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें सबसे आउटर लेयर जिसे कहा जाता है, इसे बोलेंगे भाई बृहद भंगोष्ठ। फिर इसके बाद में आता है लघु भंगोष्ठ, ठीक है भाई। फिर आता है क्लाइटेलम, फिर आता है भंगसेप, भंगसेप। तो इन सभी संरचनाओं को आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों में, एक एक संरचना को आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बृहद भंगोष्ठ की बात की जाए तो ये सबसे पहले वेजाइना की आउटर लेयर होती है, सबसे बाह्य संरचना होती है। इसके बाद में इसके नीचे होता है लघु भंगोष्ठ, और लघु भंगोष्ठ जो होता है ये बृहद भंगोष्ठ के नीचे उपस्थित होता है। इसके बाद में आता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो होता है, इसे एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है भाई कि नर शिशन जो होता है उसके समजात माना जाता है, नर शिशन के समजात, इसे माना जाता है कि भाई नर शिशन के ये समजात है। भंगसेप की बात की जाए भाई तो ये देखो यह एक झिल्ली होती है, यह झिल्ली नुमा संरचना होती है, झिल्ली नुमा संरचना होती है। और विद्यार्थियों ये जो भंगसेप है, ये जो हाइमन झिल्ली है, ये झिल्ली फीमेल वेजाइना को आंशिक रूप से ढके रखती है। तो योनि को आंशिक रूप से, आंशिक रूप से ढक कर रखती है, ठीक है भाई। कैसे रखते हैं इसको, ढक के रखती है। और बात की जाए ना भाई, ये हाइमेन झिल्ली जो है ना, ये जब किसी महिला के साथ में प्रथम संभोग की घटना होती है, तो प्रथम संभोग के दौरान, प्रथम संभोग या मैथुन के दौरान ये जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली नष्ट हो जाती है, यह झिल्ली नष्ट हो जाती है, ठीक है भाई। ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ डाटा है, जहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो झिल्ली होती है ये कैसे नष्ट होती है विद्यार्थियों, तो ये झिल्ली नष्ट होती है प्रथम मैथुन के दौरान। लेकिन एनसीईआरटी यहां से और भी लाइनें लिखती है, और वो ये लिखती है कि ये झिल्ली जो है इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी महिला के कौमार्य को इंगित नहीं करता है। इसकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी महिला, किसी महिला में कौमार्य को इंगित नहीं करती है, इंगित नहीं करती है। अर्थात इस झिल्ली का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना किसी महिला में कौमार्य को इंगित नहीं कर सकता। कि ये क्योंकि ये जो झिल्ली होती है विद्यार्थियों, यह साइकिल चलाने, साइकिल चलाने, खेलने कूदने आदि क्रियाओं के दौरान भी क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मादा जनन तंत्र की बाह्य संरचनाएं होती है, और इन सभी संरचनाओं को आपको ध्यान रखना है। वृहद भंगोष्ठ है, लघु भंगोष्ठ है, क्लाइटेलम है और भंगसेप होता है। यहाँ पे ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि नर शिशन के समजात कौन सा ऑर्गन होता है, तो क्लाइटेलम होता है भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। भंगसेप जो होता है ये झिल्लीनुमा संरचना होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो वेजाइना पार्ट है उसको आंशिक रूप से ढक के रखती है। और यह झिल्ली किसी महिला में उपस्थिति या अनुपस्थिति जो है वो कौमार्य को इंगित नहीं करती है। ये झिल्ली जो है इसका अनुपस्थित होना इस बात को इंगित नहीं करता है कि महिला कौमार्य है या नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है। क्योंकि ये प्रथम मैथुन के दौरान तो नष्ट हो ही जाती है, लेकिन इसके अलावा ये साइकिल चलाने, खेलने कूदने, पेड़ पे चढ़ने आदि क्रियाओं के दौरान भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं भाई। हम एक प्रोसेस की बात करने जा रहा हूं भाई, जिसका नाम है मासिक चक्र, मासिक चक्र, रजोधर्म, रजोधर्म, और उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए इसको कहते हैं एमसी, ठीक है भाई। मैं दो तीन प्रोसेस लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर किसी महिला में मासिक चक्र दिखाई दे रहा है, मासिक चक्र का आना इस बात को इंगित करता है कि महिला शरीर जो है उसमें किशोर अवस्था में अंडे का परिपक्वन प्रारंभ हो चुका है, और जैसे ही अंडे का परिपक्वन होगा
वो अंडा जो है अगर निषेचन नहीं होगा तो महिला शरीर से बाहर रक्त के साथ निष्कासित होगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहा जाता है। तो मासिक चक्र सर्वप्रथम बात की जाए तो यह किशोर अवस्था, यह किशोर अवस्था के प्रारंभ में प्रारंभ होता है। जैसे ही किशोर अवस्था स्टार्ट होती है भाई, ये भी प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे और बात करें, यानी जैसे ही महिला की बात की जाए तो 12 से 13 वर्ष की आयु होती है विद्यार्थियों, उस शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोधर्म जो है वो दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। किसी महिला में प्रथम बार मासिक चक्र का आना, प्रथम बार मासिक चक्र का आना क्या कहलाता है भाई? इसको कहते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, नर शरीर में क्या होता है कि किशोर अवस्था से शुक्राणु निर्माण प्रारंभ होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक उसके शरीर में क्या बनते रहते हैं? स्पर्म बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता, इसमें ये किशोर अवस्था में प्रारंभ होते हैं और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में, वर्ष की आयु में मासिक चक्र का बंद होना या अंतिम बार आना, ये क्या होता है? तो इसको ध्यान रखना भाई, रजोनिवृत्ति। ये मैं पूरे के पूरे पॉइंट आपको एनसीईआरटी की, जो आप लोगों को 12th क्लास के एनसीईआरटी देखोगे उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप बोलोगे से 12th का स्तर क्यों लेके चल रहे हो? तो विद्यार्थियों अपने को काम काम की चीजें, मैंने पहले कहा था 6 से लेकर के 12th क्लास तक के एनसीईआरटी से अपने को सारा निचोड़ निकालना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बार मासिक चक्र का आना रजोदर्शन है और 45 से 50 वर्ष की आयु में अंतिम बार मासिक चक्र का आना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। चलो भाई इसको और स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर इस मासिक चक्र को देखा जाता है। जैसे बंदर हो गए, मनुष्य, खुद स्वयं मनुष्य प्रजाति हो गई, तो ये एक मादाओं के अंदर उत्पन्न होने वाला एक लक्षण होता है जो प्रत्येक महिला में इस बात को इंगित करता है कि यह महिला किसी संतान को जन्म दे सकती है। अगर किसी महिला में मासिक चक्र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म देने हेतु मासिक चक्र एक अनिवार्य प्रोसेस होता है जिसमें अंडे का परिपक्वन होना, अंडे के परिपक्वन के पश्चात अंडे का निषेचन न होना और गर्भाशय झिल्ली के साथ टूट करके मादा योनि से बाहर निष्कासित होना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मासिक चक्र कहलाता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं मासिक चक्र के बारे में। अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा मादा गर्भाशय भित्ति के साथ, मादा गर्भाशय भित्ति के साथ टूटकर मादा योनि से बाहर निष्कासित हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, इसको मासिक चक्र बोला जाता है। आगे और बात करें तो इसके अंदर गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। झिल्ली नष्ट होती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि मासिक चक्र जो होता है उसके प्रोसेस कितने होते हैं। मासिक चक्र जो होता है ये आप सभी को पता होगा, इसका नाम मासिक क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लगभग 1 महीने का अंतराल जो होता है इसका पूर्णतया समय अंतराल होता है, इसलिए इसको माना जाता है कि भाई ये 28 से लेकर के 29 दिन का अंतराल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मासिक चक्र नाम पड़ा है। आगे और चर्चा करें भाई इसमें, तो इसको अपन 4 फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि अपने को पढ़ने में आसानी हो सके। सबसे पहला जो फेज होता है उसका मैं नाम लिख रहा हूं विद्यार्थियों, रक्तस्राव। यानी किसी भी महिला शरीर के अंदर सबसे पहले मासिक चक्र की शुरुआत होती है रक्तस्राव के साथ में। दूसरा प्रोसेस होता है प्रचुरोद्भव, प्रचुरोद्भव। और तीसरा प्रोसेस होता है भाई अंडोत्सर्ग। और चौथा होता है पश्चय
अंडोत्सर्ग। एक एक प्रोसेस को भाई ध्यान से सुनना रहे। मैं पहले सबसे पहले ये बता दूं, मासिक चक्र जो है पूरा का पूरा हार्मोनल प्रोसेस है। महिला शरीर के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे डिपेंड किस पे करते हैं भाई? हार्मोन्स पे। सबसे पहले फेज की मैं बात करूं रक्त स्त्राव की, तो महिला शरीर के अंदर क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तो यह अंडा गर्भाशय भित्ति के अंदर आकर के जो सबसे आंतरिक लेयर थी ना जिसका नाम एंडोमेट्रियम था उसके साथ चिपक गया। अब चिपकने के पश्चात में यह झिल्ली जो है ना नष्ट हो गई और इस झिल्ली के साथ में ये जो अंडा है ये मादा योनि से बाहर ब्लड फ्लो के रूप में बाहर निष्कासित हो गया। जिसकी मैं बात करूं भाई तो ये लगभग मिनिमम होता है 3 से लेकर के 5 दिन का समय अंतराल होता है, जिसको अपन कहते हैं रक्त स्त्राव। इसके आगे बात की जाए भाई तो इसके अंदर महिला शरीर से 40 से 50 ml रक्त की हानि होती है, ब्लड लॉस हो जाता है भाई। ठीक है, आगे और बात करें, मैं एक लाइन लिख रहा हूं भाई, एनसीईआरटी की लाइन है 12th क्लास की। इसमें किसी भी हार्मोन्स का स्त्राव नहीं होता, किसी भी हार्मोन का स्त्राव नहीं होता। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आता है भाई प्रचुरोद भव। और इस प्रचुरोद भव में क्या होता है, मैं एक बार पूरा प्रोसेस तुम्हें वापस बताने का प्रयास करता हूं, समझना भाई ध्यान से। सबसे पहले आपके शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जिसका नाम होता है मास्टर ग्रंथि और उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है मास्टर ग्रंथि जिसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले क्या हुआ, जब अंडे का निषेचन नहीं हुआ और यह गर्भाशय भित्ति के साथ में चिपका हुआ था तो यहां से एक पॉजिटिव मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास में कि हाइपोथैलेमस गर्भाशय के अंदर अनिषेचित अंडा जो है वो रोपित है और इसे बाहर निष्कासित करना अति महत्वपूर्ण है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है, इसने आदेश दिया पीयूष ग्रंथि को कि पीयूष ग्रंथि जननिक भागों के अंदर यूट्रस जो है गर्भाशय जो है उसके अंदर एक फर्टिलाइजिंग जो एग है, अनिषेचित अंडा जो है वो यहाँ पे आरोपित है। फर्टिलाइजिंग तब बोलेंगे जब इसके साथ में स्पर्म का संलयन हो जाए, लेकिन यहाँ पे स्पर्म का संलयन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो है ये हार्मोन रिलीज करती है भाई, और हार्मोन रिलीज करके गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है इस आंतरिक भित्ति को नष्ट करती है, इसको डैमेज करती है, एंडोमेट्रियम को। हालांकि यहाँ पे बहुत से हार्मोन्स कार्य करते हैं लेकिन अपने को एस्ट्रोजन है, एफएसएच होता है, इन सभी हार्मोन्स को अपने को भी नहीं देखना विद्यार्थियों। तो एंडोमेट्रियम जो है ना भाई यहाँ पे ये टूट जाता है और ये मादा योनि से ब्लड के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है। तो पहला फेज हो गया ये कंप्लीट। अब दूसरे फेज में क्या होता है कि गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति थी ना भाई एंडोमेट्रियम ये नष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे दोबारा दूसरे प्रोसेस में जिसका नाम है, ध्यान से पढ़ना भाई, दूसरा फेज है प्रचुरोद भव। इस प्रचुरोद भव में क्या किया जाएगा कि एंडोमेट्रियम को वापस बनाया जाएगा कि भाई एंडोमेट्रियम को वापस बनाओ रे, जो दीवार ढह गई है, जो दीवार नष्ट हो गई है गर्भाशय की, उस दीवार को वापस बनाओ, एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। और ये प्रोसेस जो होता है ना भाई, ये प्रोसेस लगभग ये मान के चलो कि 3 से 5 डेज जो था इसमें ब्लड जो फ्लो हो रहा था उसके पश्चात प्रचुरोद भव जो होता है इसे लगभग माना जाता है भाई 5 से लेकर के 10 से 11 दिन के मध्य का जो अंतराल होता है इसमें प्रचुरोद भव जो सेकंड फेज है वो कंप्लीट होता है। तीसरा होता है अंडोत्सर्ग। तीसरा कौन सा होता है भाई? अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग प्रवस्था के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी oocyte बनता है, द्वितीयक अंडा जो बनता है उससे अंडे को बाहर निष्कासित करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग, यानी अंडे का निष्कासन करना, अंडे का निष्कासन। और ये प्रोसेस भाई ध्यान रखना है 10 से लेकर के 18 डेज जो होता है उनके बिटवीन ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि सर अभी तक अपने 3 प्रोसेस कंप्लीट पढ़ चुके हैं, एक महिला गर्भ धारण कब करती है, एक चौथा और पढ़ लेते हैं उसके पश्चात इन पे भी डिस्कस करेंगे। पश्य अंडोत्सर्ग की बात की जाए ना भाई तो यहाँ पे अंडे का निष्कासन हो चुका है और लगभग 18 से लेकर के 28 दिन के बीच का जो समय अंतराल बच गया इस समय अंतराल को कहा जाता है पश्य अंडोत्सर्ग। और इस समय महिला शरीर में एक हार्मोन का स्त्रावण होता है उसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
जब तक एक फीमेल बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उपस्थित है, महिला गर्भवती नहीं हो सकती, क्योंकि उस शरीर के अंदर अंडे का निर्माण ही नहीं होगा, अंडे का परिपक्वन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है भाई? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है। मैं अब यहाँ पे अगले पेज पे आपको एक बार इस प्रोसेस को और बता देता हूं कि महिला गर्भधारण कब होती है और कैसे होंगे भाई। सुनो ध्यान से। जब महिला शरीर के अंदर मासिक चक्र के लगभग 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें इन डेज के मध्य अगर बात की जाए मुख्य रूप से, तो 14वें दिन कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है भाई? अंडोत्सर्ग। जो तीसरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब अंडोत्सर्ग के दौरान क्या हुआ कि जब अंडा फेलोपियन ट्यूब में था, यह है अंडवाहिनी, और यहां से अंडा से ये अंडा जैसे ही बाहर निकल के आया, तो यहां से ये अंडा जो है ये अंडवाहिनी के अंदर गति करता है विद्यार्थी। और यहाँ पे अगर इसी समय, यानी मासिक चक्र के मैं बात करूं 14वें दिन, क्योंकि मासिक चक्र के 14वें दिन अंडा कहां उपस्थित होता है? ये अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में। और मैंने पहले भी बताया था कि निषेचन की घटना कहां होती है? एम्पुला में। अगर इसी समय यहां से महिला शरीर में स्पर्म जो है एंटर कर जाता है और वो यहां से गति करता हुआ विद्यार्थियों अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में पहुंच जाता है, यानी एम्पुला में इसी समय क्या उपस्थित होना चाहिए? अंडा। और इसी समय क्या उपस्थित होना चाहिए? शुक्राणु। अगर दोनों एक जगह उपस्थित हो गए तो महिला शरीर के अंदर इन दोनों का संलयन हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन। और निषेचन के पश्चात महिला जो है वो गर्भधारण के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगी, जो 9 माह का होता है। तो महिला के गर्भधारण का समय जो होता है वो मासिक चक्र का, ये मान के चलो भाई 14वां दिन जो होता है, वो उस समय लगभग 100% संभावना होती है कि महिला क्या होगी? गर्भधारण कर लेगी, अगर संभोग या मैथुन की क्रिया होती है और स्पर्म फीमेल बॉडी के एम्पुला भाग में एंटर कर जाता है। तो ये भी आपको प्रोसेस पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं निषेचन की, कि फर्टिलाइजेशन है क्या, निषेचन है क्या। तो देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि एम्पुला भाग के अंदर नरी युग्मक, और नरी युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक अंडे का संलयन, अंडे का संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी कि नर और मादा युग्मक जो है ना भाई, युग्मक शब्द ध्यान रखना है आपको। युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु, जिसकी गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। तो यहाँ पे इन दोनों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब मैं बात करूं कि निषेचन कितने प्रकार का हो सकता है, तो निषेचन के 2 प्रकार होते हैं भाई। एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। देखो, मैं पहले सबसे पहले बाह्य निषेचन की परिभाषा बताऊं आपको, तो एक अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को दूं। आपने पानी में तैरते हुए मेंढक को जरूर देखा होगा, और बारिश के समय में मेंढक जो होता है, जहां पे पानी इकट्ठा होता है उस जगह आपको बहुत सारे मेंढक के छोटे छोटे बच्चे, जिनको अपन लार्वा कहते हैं, बहुत सारे दिखाई देते होंगे। तो कई बार मन में ख्याल आता है कि इतने सारे मेंढक आ कहां से गए। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई कि मेंढक में प्रोसेस क्या होता है कि उसी पानी के अंदर फीमेल जो होती है वो एग को उत्सर्जित करके चली जाती है। मादा ने किसको निष्कासित कर दिया? अंडे को। और नर जो होता है उसी पानी में शुक्राणु को निष्कासित करके चला जाता है। और पानी के अंदर अंडा और शुक्राणु जो है दोनों आपस में संलयित तो होते हैं। तो मैं बात करूं कि अंडे और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के अंदर हुआ या बाहर हुआ, तो आप बोलोगे सर जी पानी के अंदर हुआ है, यानी मादा शरीर के बाहर जो है ये निषेचन की घटना कंप्लीट हुई है। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाएगा भाई? प्रकार के निषेचन को कहा जाएगा बाह्य निषेचन। यदि निषेचन, यदि निषेचन मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, बाहर संपन्न होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। जैसे उदाहरण आपको ध्यान रखना है भाई, मेंढक। इसके अलावा देखो, आजकल जो प्रोसेस है ना, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी अपन बोलते हैं, परकनली शिशु, उसमें भी अंडा और शुक्राणु को एक परकनली के अंदर उनका संलयन करवाया जाता है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी निषेचन जो है वो मादा शरीर के अंदर नहीं हुआ, इस प्रकार का निषेचन भी कहां हुआ है? मादा शरीर के बाहर। तो जो निषेचन मादा शरीर के बाहर हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन।
और जो मादा शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, यदि निषेचन मादा शरीर के अंदर संपन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे उदाहरण की बात करें तो मनुष्य, बहुत सारे उदाहरण है लेकिन मनुष्य आपको ध्यान रखना है, जिसमें किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है भाई? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और इसके अलावा बाह्य निषेचन किस में देखने को मिलेगा? मेंढक के अंदर देखने को मिलेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। तो ये निषेचन का पूरा प्रोसेस होता है। मैं 2-3 पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए कि एनसीईआरटी के 2-4 बिंदु अपन उठा लेते हैं विद्यार्थियों यहां से, कि मनुष्य के अंदर निषेचन की घटना कहां संपन्न होती है। तो ये होती है एम्पुला में। मनुष्य में निषेचन की घटना कहां संपूर्ण होती है भाई? एम्पुला में। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और लिख लेते हैं, उसका नाम है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे पता चलेगा कि जो फीमेल बॉडी है, जो मादा है, जो माता के शरीर में पल रहा जो भ्रूण है, वो नर होगा या मादा होगी, लड़का होगा या लड़की होगी? इस प्रकार से अपने को कैसे प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस का पता चल पाता है? तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन, अर्थात माता और पिता के गैमेट्स जो होते हैं उनके संलयन से ही नई संतति उत्पन्न होती है। अब मैं बात करूं सबसे पहले माता के पास कितने गुणसूत्र हैं? 46। और पिता के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब संतति संलयन जब होगा, संतति का निर्माण होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो माता से ही गुणसूत्र लेके आएगा, पिता से गुणसूत्र ही नहीं लेगा। वो माता और पिता दोनों से गुणसूत्र लेगा। अब यहां से अगर वो 46 माता से लेता है और 46 पिता से लेता है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 92। और अपन पढ़ते हैं कि अगर 46 की जगह 47 भी गुणसूत्र हो गए, तो ना तो संतान उत्पन्न हो पाएगी और फिर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो दुआ देने में निकल जाएगा। अब बात हो रही है अपने 92, 92, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन माता और पिता दोनों से गुणसूत्र ले ले। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन किया। एक दो कमेंट भी आई हुए हैं कि सर जो विभाजन है उनकी भी क्लास करवा दो। तो भाई कोशिका विभाजन की भी क्लास जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और वो लेके आएंगे लाइव बिल्कुल। तो माता और पिता जो होते हैं ना, उनके अंदर अपन ने इनका किया अर्धसूत्री विभाजन। यानी मैं इनको लिख दूं 44 प्लस एक्स एक्स। ये इस बात को इंगित करता है कि ये महिला है। दो एक्स गुणसूत्र इस बात को इंगित कर रहे हैं कि ये महिला शरीर है। और यहाँ पे है भाई 44 प्लस एक्स वाई। वाई गुणसूत्र इस बात को बताता है कि ये जो बॉडी है ये मेल बॉडी है। अब यहां से मैंने इनके दो दो टुकड़े कर दिए, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इधर टुकड़े कर दिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ठीक है भाई, दो दो टुकड़े मैंने इनके कर दिए हैं। अब संतति का जब निर्माण होगा, निषेचन का जब प्रोसेस होगा ना, तो इधर हो गए 4 विकल्प अपने पास में। 2 विकल्प पिता के पास में थे, 2 विकल्प माता के पास में थे। तो हमने कहा कि एक एक विकल्प जो है हम चुनेंगे यहां से। सबसे पहले हमने इस विकल्प को चुना और इधर से इस विकल्प को चुना। तो यहाँ पे ये टोटल बन गए भाई 44, 22 और 22 कितने हो गए? 44 प्लस एक्स एक्स। बधाई हो, इस प्रकार के संलयन में किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। ठीक है भाई, अगर इधर से ये आ गया इधर से ये आ गए, तो कौन से या किसका निर्माण होगा? तो 44 प्लस एक्स वाई, यानी भाई साहब इधर कौन होंगे रहे? लड़का। बधाई हो। इधर कौन होगा? इन दोनों का संलयन करते हैं तो इधर होंगे 44 प्लस एक्स एक्स, यानी विद्यार्थियों क्या होगा रे? लड़की। और इधर से ये होंगे 44 प्लस एक्स वाई, यानी क्या होगा? लड़का। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, लिंग निर्धारण होता है माता के शरीर में, कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का इंगित इसी प्रकार से किया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर महिला शरीर में जांच कैसे की जाती है कि गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वो नर है या मादा? तो भाई वहां से निकाला जाता है बाहर बॉडी को। ठीक है, फ्लूइड निकाला जाता है और उस फ्लूइड में चेक की जाती है बाहर बॉडी। बाहर बॉडी का मतलब होता है एक्स गुणसूत्र, कि बाहर बॉडी की उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि महिला शरीर जो है उसके अंदर भ्रूण के रूप में एक लड़की का प्रोसेस जो है, एक मादा जो है उसका निर्माण हो रहा है। और बाहर बॉडी की अनुपस्थिति इस बात को बताती है कि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर एक नर या एक लड़के का पूरा प्रोसेस का निर्माण हो रहा है। तो अपन बात करते हैं भाई आगे यहाँ पे कि इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है महिला शरीर के अंदर। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, कई दफा एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को भी मिलेगा।
कि सर एक लिंग निर्धारण में माता का योगदान होता है या पिता का योगदान होता है? तो देखो भाई, माता के पास में तो दो विकल्प थे, 22+X और 22+X। माता ने कहा अपने पास में कोई विकल्प नहीं है, अपने से तुम्हारा जो जी करे वो गुणसूत्रों का जोड़ा जो है वो लेके जाओ। अब अपने को पता था भाई जोड़ा तो ले जा नहीं सकते अपन, अपन ने कहा हमें तो आधे आधे गुणसूत्र दे दो। माता ने कहा देखो भाई दोनों सेम है, तुम्हारा जो जी करे वो लेके जाओ। पिता से पूछा, पिता ने कहा ना, इधर वैरायटी अलग अलग है, हमने पूरा का पूरा यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं 22+X और 22+Y। तुम्हारा जी करे ना वो विकल्प है तुम्हारे पास में, और मैं रैंडम भेजूंगा, मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं कि भाई साहब इधर इस कौन से का संलयन करवाना है। यानी कि महिला शरीर में भ्रूण निर्माण में अपनी मर्जी नहीं चलती। नहीं तो माता चाहेगी भाई साहब मेरे को तो लड़के लड़के हो, पिता भी चाह रहा है कि मेरे को क्या हो, लड़के हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये सारा प्रोसेस रैंडम होता है, किसी के इशारे पे नहीं चलता, ये अनैच्छिक प्रकार का पूरा प्रोसेस होता है। और पिता का वाई गुणसूत्र इस बात को इंगित करता है कि जो महिला शरीर है उसमें लड़का होगा या लड़की। अगर ये वाई गुणसूत्र आ गया इसका मतलब है लड़का होगा, और ये नहीं आया तो कौन होगा, लड़की। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं भाई, लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में पिता का, पिता का योगदान होता है। पिता का क्या होता है भाई, योगदान होता है, इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं लिंग निर्धारण का एक छोटा सा टॉपिक आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे और बढ़े, अब यहाँ पे निषेचन भी कंप्लीट हो चुका, लिंग निर्धारण भी हो चुका। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो भ्रूण था वो यहां से गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, और इसमें होते हैं विभाजन। ठीक है भाई, इसमें होता है क्लीवेज, और विभिन्न विभाजनों के पश्चात, मैं लिख देता हूं इधर, ले मेरे भाई बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते रहो भाई। अपन बात करते हैं कि निषेचित, अब इसको बोलूंगा मैं निषेचित अंडा। निषेचित अंडा विभाजनों से, विभाजनों से गुजरते हुए, गुजरते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ेगा, गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यानी अब आगे की ओर गर्भाशय की ओर जा रहा है। अब मैं इतना पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मोरुला क्या होती है, ठीक है भाई, तुतक प्रावस्था क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपन नॉर्मली सामान्य अपनी जितनी एग्जाम से अपने को देखने को मिले उतना अपन पढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ से विभिन्न विभाजनों के पश्चात एक गर्भाशय में पहुंच गया है भाई, और गर्भाशय में पहुंचने के पश्चात सबसे पहले ट्रोपोब्लास्ट जो है इसे गर्भाशय में चिपकने में हेल्प करता है। अब मैं बात करूं कि अपने शरीर के अंदर जो एम्नियोनिक झिल्ली होती है, कोरियोनिक झिल्ली होती है, वो झिल्लियां क्या करती है, अप्राया प्लेसेंटा का निर्माण करती है। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया हेडिंग डाल रहा हूं भाई, अप्राया प्लेसेंटा, अप्राया प्लेसेंटा। और विद्यार्थियों बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपनी पहली माँ है भाई, ये पहली प्राथमिक माँ होती है, इसका पूर्णतः निर्माण होने में, पूर्णतः निर्माण होने में 3 माह है, 3 माह का समय लगता है। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, जो अंडा था ना भाई, इस अंडे के बाहर एक लेयर उपस्थित है, उसका नाम होता है कोर्पस ल्यूटियम, कोर्पस ल्यूटियम। चाहे निषेचित अंडा हो, ये क्या करती है कि प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन था ना उसका स्त्रावण कर रही है, और ये स्त्रावण मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब महिला गर्भवती हो जाती है ना तो उसके पश्चात मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि महिला जब गर्भवती होगी तो अंडा महिला शरीर में उपस्थित है, और इसमें ये जो कोर्पस ल्यूटियम है ना ये किसका स्त्रावण कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का। कितने माह तक, 3 माह तक, ठीक है भाई, 3 माह तक इसका स्त्रावण कर रहा है, तो दोबारा मासिक चक्र नहीं आएगा। 3 माह के पश्चात किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे अप्राया प्लेसेंटा बन गई। तो इससे मैं इसमें हार्मोन सारे लिख देता हूं भाई, ठीक है। एक बार इस चीज को भी ध्यान रखना कि कोर्पस ल्यूटियम जो है वो लगभग 3 माह तक महिला शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। अब इसकी अपरा की ओर भी बात की जाए तो अपरा के कार्य, अपरा के कार्य, तो कार्य में आप लोगों को ध्यान रखना भाई, ये पहले तो अपनी प्राथमिक माँ होती है। अपने को जितने भी लाभकारक, जितनी भी चीजें चाहिए ना अवशोषित करने के लिए, क्योंकि बॉडी में विभाजन भी होंगे, ऑर्गन बनेंगे, अंग बनेंगे, तो वहां पे अपने को क्या चाहिए, वहां पे विद्यार्थियों उपस्थिति के लिए मिनरल्स भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए।
ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर पोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो हानिकारक गैसें भी निकलेंगी, हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ भी निकलेंगे, तो उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? अपराग। तो लाभदायक, जैसे मैं लिख देता हूं, पोषक पदार्थ है O2 आदि को भ्रूण तक पहुंचाना तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से या भ्रूण से बाहर निष्कासित करना, भ्रूण से बाहर निष्कासित करना। तो भाई इसने बाहर निष्कासित कर दिया है, और यहाँ पे ये पहला कार्य किसका हो गया? अपराग का। दूसरा और ध्यान रखना भाई, ये शरीर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देती है, यानी कितनी ही चाहे कोई गहन चीज हो उसको प्रवेश नहीं करने देगी। हालांकि यहाँ पे जो HIV वायरस जैसे हानिकारक वायरस होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, ये इस अपराग को धोखा देके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अपन आगे और बढ़ते हैं। अपराग द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, इसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो हार्मोन्स में आपको ध्यान रखना है भाई, प्रोजेस्ट्रोन है। दूसरा आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, प्रोलैक्टिन है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, रिलैक्सिन हार्मोन है, जो गर्भाशय में संकुचनों के लिए उत्पन्न करता है, या भ्रूण निर्माण के दौरान जो फीमेल वेजाइना होता है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन जो है, इन्हीं के कारण एक सुरक्षित भ्रूण का या शिशु का जन्म हो पाता है। आगे और बात करें भाई, ये सारे के सारे हार्मोन्स किसके होते हैं? अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन जो है ये भ्रूण परिवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है भाई, आगे और बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अपन बात करते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन तो अपना माता के गर्भ में जो 9 माह का विकास होता है, उसमें प्रथम महीना, इसमें हृदय निर्माण, अपना हार्ट जो होता है ना भाई, प्रथम माह के अंदर ही इसकी धड़कनें सुनाई देती थी। तीसरा माह है, तो इस तीसरे माह में तंत्रों का निर्माण हो जाता है। एमटीपी जो है ना भाई, वो 3 माह तक ही सुरक्षित रहती है, इसी कारण से। पांचवा माह है, छठा माह है, सातवां माह है, और 9वां माह है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, छठवां माह है तो चाहे न लिखो तो भी कोई बात नहीं। पांचवा माह जो होता है, इसके अंत तक आंखों की पलकों का अलग होना, क्योंकि पलकों का अलग होना, शरीर पर रोम के रूप में बालों का निष्कासन होना। सातवां माह में लगभग विकास पूर्ण हो जाता है, लगभग विकास पूर्ण हो जाता है। और 8वां महीना जो होता है ना, उसमें नाखूनों का निर्माण होता है। 9वां माह की बात करी जाए, पूर्ण विकास, पूर्ण विकास कंप्लीट। और इसके पश्चात क्या होता है? 90वें माह के पश्चात प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था ना भाई, उसका स्त्रावण हो गया बंद। तो प्रोजेस्टेरोन के स्थान पर ऑक्सीटोसिन, जो कि पश्य पीयूष द्वारा स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव प्रारंभ। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है विद्यार्थियों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, गर्भाशय में
संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, महिला शरीर के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन है ना, वो संकुचन उत्पन्न नहीं होने दे रहा था, संकुचनों को रोक रहा था, ताकि गर्भाशय के अंदर सुरक्षित भ्रूण का निर्माण हो सके और पूरा का पूरा परिवर्तन 9 माह का कंप्लीट हो सके। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से प्रसव की घटना कंप्लीट हो सके। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट और अपना लास्ट प्रोसेस है प्रसव। प्रसव शिशु का जन्मनाल, जन्मनाल होता है भाई गिरवा और योनि, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जन्मनाल। जन्मनाल से बाहर निष्कासित होना, बाहर निष्कासित होना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। बधाई हो विद्यार्थियों, प्रसव की घटना कंप्लीट हुई और एक सुरक्षित शिशु का जन्म हुआ। अब बात करते हैं जन्म के पश्चात माता के जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनसे प्रथम बार जो दुग्ध का स्त्राव होता है उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम, खीस। और ये बड़ी लाभदायक होती है भाई, ये खीस जो होती है ना, ये प्रथम बार महिला के शरीर के अंदर जब भ्रूण का पूर्णतः परिवर्तन होकर के शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉम या खीस बनती है और ये बड़ी लाभदायक होती है, बड़ी एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती है भाई, एंटीबॉडीज उपस्थित, तो भाई बड़ी लाभदायक होती है ये। और ये अपना पूरा का पूरा प्रोसेस, अपना पूरा का पूरा टॉपिक क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ विद्यार्थियों। 3 वीडियो अपन ने इसके बनाए हैं और ये इसका लास्ट वीडियो है विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने सभी मित्र मंडली के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। मैं पुनः उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एकदम शानदार दमदार तरीके से पूर्ण कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।